ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੰਟਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਖਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ MQM। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੇ 40 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ प्रॉब्लम थी ना। आप जो हिस्ट्री देख करके आए हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि 1947 के अगस्त में क्या ये मुमकिन भी था कि ये पंजाब और ये हिंदुस्तान ना बंटता? कोशिश यही थी कि ये पार्टीशन ना हो और किसी ना किसी तरीके से सब कम्युनिटीज़ मिलके रहें। हम शायद इस बात को रिकंसाइल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे अपने लोग इतने वायलेंट, मतलब जालिम भी थे और मजलूम भी थे एक ही टाइम पे। पार्टीशन हिंदुस्तान में एक ट्रेजेडी के तौर पे पाकिस्तान में जो नैरेटिव बनाया गया उसमें ये था कि पार्टीशन इज़ द लिबरेशन ऑफ मुस्लिम्स। आजाद है, आजाद रहे। कि ये इस तरह है कि नेशनल नैरेटिव कुछ बताता है, लोगों की प्राइवेट जगह अगर उनसे बात करें तो वो वही कहते हैं कि ये हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ ये हो गया, हमारी बच्चियों के साथ ये हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ नेहरू की कारस्तानी थी, वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बने, इसीलिए उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया और गांधी भी इसलिए जो है जिम्मेदार थे इसके। आपका बिल्कुल जो जिन्ना वाली किताब थी वो इन सब से अलग है। कांग्रेस ने और ख़ास तौर पे बिलखुसूस नेहरू ने पार्टीशन करवाई, जिसका कोई दूर से भी एविडेंस नहीं है। सारी डिमांड तो मुस्लिम लीग की है और जिन्ना साहब ने उसको 22 मार्च 1940 के बाद सुबह शाम दोपहर पार्टीशन की बात की। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ? नेहरू ने तो नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू की ना, तो और पाकिस्तान के ज़रिए सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ 31 ईयर्स लेटर 31 साल के बाद अफ़गान जिहाद नहीं करवाया उन्होंने, तो जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया था उसके लिए इस्तेमाल भी उन्होंने किया। कि जिन्ना साहब की तरफ से अपेरेंटली जब ये ऑफ़र दिया गया था गांधी की तरफ से कि आप पूरे कैबिनेट को ही आप मुस्लिम लीग का रखिए, जिन्ना साहब ने अपेरेंटली कहा था कि चलिए हम तो बना लेंगे लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगी तो फिर हिंदुओं की मेजॉरिटी है तो कांग्रेस जीत जाएगी। तो जिन्ना साहब का वहाँ पे बयान है कि मैं आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स गो थ्रू मार्टरडम एंड गेट स्मैश्ड। ये उनके अल्फाज मैंने कोट किए हैं। आज दोस्तों शो की इब्तिदा में ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे स्टूडियो में मेरे सामने एक बहुत ही ख़ास मेहमान है और इससे 5 साल पहले उनका इंटरव्यू करने का शर्फ हासिल हुआ था। 5 साल बाद अब इन पर्सन स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन शेर पंजाब पर पहली मर्तबा आप आए हैं तो हमारे सामाईन के लिए मैं बता दूं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद
जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन स्वीडन में आपकी रिहाइश है, शहरी भी आप वहीं के हैं, और आप प्रोफेसर एमेरिटस हैं पॉलिटिकल साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम, स्वीडन में। आपका काम दुनिया भर के हिस्टोरियन, सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो रहनुमाई लेते हैं आपके काम से। पार्टीशन पर, पंजाब पर आपका बहुत पुराना और बहुत नायाब काम है, और जो आपकी किताब आई थी 5 साल पहले जिन्ना साहब पर, वो बड़ी मकबूल किताब है और दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई, हिंदुस्तान में ख़ास करके। आज मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। शेर पंजाब के सभी सुनने वालों की ओर से मैं इनको खुशामदीद कहना चाहूँगा। खुशामदीद डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत मेहरबानी। आकर के हमारी इज्जत बढ़ाई है आपने, बहुत शुक्रिया इसके लिए। सर ये बताइए, आपकी बहुत सारी किताबें हैं और मैं अपने सुनने वालों को, मैंने जिन्ना साहब की किताब का जिक्र किया, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। ये बहुत मशहूर किताब है और पार्टीशन स्टडीज़ में इसको बहुत अव्वल दर्जे का किताब माना जाता है। पाकिस्तान, द गैरिसन स्टेट, ऑरिजिन्स, एवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस 1947 to 2011। दरअसल सबसे पहले मैंने ये किताब आपकी पढ़ी थी। स्टेट, नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, the concept of an Islamic state and an analysis of the ideological controversy in Pakistan, pre-partition Punjab's contribution to India, reflections of a concerned global citizen। बहुत सारी आपकी किताबें हैं, मतलब जितना भी मैं बोलूँ उतना शायद कम है। तो पार्टीशन में आज देखिए कि उसके असरात तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश पर भी आज तक हम देख पा रहे हैं। और जिस तरह से शायद हमारे जो, मैं इंडिया के हवाले से अगर बात करूँ, जो हमारे जो फाउंडिंग पेरेंट्स थे जी, उन्होंने जिस तरह से शायद सोचा था, उस हिसाब से दोनों देशों के दरमियान ताल्लुकात उस तरह से नहीं बन पाए। आज तक हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि अब हाल में, अभी बस कल ही की बात है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉइंट जो स्टेटमेंट आया है, जिसमें मोदी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, उसमें जो जिक्र हुआ है, एक तो पहलगाम वाले मामले का जिक्र हुआ है, और दूसरा जो बलूचिस्तान में जो वारदात हुई हाल में, वो ट्रेन पे जो हमला हुआ, उसका भी जिक्र हुआ है। तो इन दोनों देशों के बीच बस सिर्फ टेररिज्म, वायलेंस, इसी का जिक्र होता है, बाकी शायद चीज़ें हम भुला चुके हैं। तो जो आप देखते हैं कि जो जिस तरह से ये पार्टीशन हुआ, अनऑर्गेनिक बहुत लोग बोलते हैं, हम रह सकते थे इकट्ठे बहुत लोग बोलते हैं। आप जो हिस्ट्री देख करके आए हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि 1947 के अगस्त में क्या ये मुमकिन भी था कि ये पंजाब और ये हिंदुस्तान ना बंटता? देखिए, अगस्त 1947 में तो नहीं था, लेकिन 1947 के शुरू तक कोशिश यही थी कि ये पार्टीशन ना हो और किसी ना किसी तरीके से सब कम्युनिटीज़ मिल के रहें। देखिए, पार्टीशन की डिमांड जो है, वैसे तो 1857 के बाद आप इसकी आवाज़ दोनों तरफ से सुन सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मूवमेंट 1930s में आके बनी, हाँ जी, दोनों तरफ से। और उसके बाद ये मूवमेंट बनते बनते मुस्लिम लीग का मेन स्लोगन बन गया, और मार्च 1940 में पाकिस्तान की डिमांड हो गई। तो डिमांड पार्टीशन की जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब ने की, ठीक है। जब ये डिमांड हुई थी तो उसके एक हफ्ते बाद सिखों के लीडर थे सर सुंदर सिंह मचीठिया। उनका बयान है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान को अपना घर नहीं समझते तो एक मुस्लिम पाकिस्तान में हम कभी नहीं रहेंगे। यानी पंजाब के वो इलाके जिसमें सिख और हिंदू मेजॉरिटी में है, वो पाकिस्तान का हिस्सा हम नहीं बनने देंगे। इसी तरह बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, उनकी भी ये थी कि अगर हिंदुस्तान की तकसीम होगी मज़हब की बुनियाद पे तो फिर बंगाल की भी होगी। तो ये बैकग्राउंड है कि ये आइडिया जो है तब से पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम हो गया हुआ था। लेकिन 1947
1947 में फरवरी ने अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि वी विल ट्रांसफ़र पावर टू इंडियंस बाय जून 1948। उसके बाद ये जो थे ना, लोग सोच रहे थे कि शायद अंग्रेज़ रह जाएं, और बहुत लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ अभी ना जाएं, ख़ास तौर पे जो लोग मिलिट्री में सर्व कर रहे थे। उनके बयान भी मैंने दिए हैं। लेकिन अब ऐलान हो गया कि हम जाने वाले हैं। उसके बाद ये था कि ये प्रेशर अमेरिका का था कि आप हिंदुस्तान को छोड़ें, लेकिन अमेरिका चाहता था कि हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया, जिसमें वो इंडियन आर्मी जो बनाई थी अंग्रेज़ों ने, वो इसकी डिफेंस के लिए तैयार हो। और अमेरिकन्स का एक्सपीरियंस एशिया में वहाँ से था, चाइना में ख़ास तौर पे, वहाँ पे कम्युनिस्ट जो थे वो जीत रहे थे और इनके जो कॉमिंटेंग है वो हार रहे थे। तो फ्यूचर एशिया में उनको लगता था कि अगर चाइना कम्युनिज्म की एक वो है तो फिर हिंदुस्तान एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बने। लेकिन जाते जाते अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि जवाहरलाल नेहरू और इस किस्म के लोग जो एंटी इम्पीरियलिस्ट बातें करते थे और जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी लेफ्टिस्ट था, सोवियत यूनियन का और ये और वो, अगर ये इंडिया की पावर में आ जाते हैं, यूनाइटेड इंडिया में, तो शायद हमारा इन्फ्लुएंस इस इलाके में ख़त्म हो जाए। तो फिर फैसला हुआ कि पाकिस्तान बनाया जाए। उसकी मैंने पूरी एविडेंस दी है, मिलिट्री की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके मेमोरेंडम हैं, अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं सुना दूंगा क्या है। लेकिन उसके बाद पार्टीशन वाज ऑन द कार्ड्स। तो आपने कहा ना अगस्त 47 में, तो इट वाज टू लेट। लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं था कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो उसके 2 टुकड़े ज़रूर होंगे। 2 टुकड़े हों, ये डिमांड 1940 से है। लेकिन अंग्रेज़ों की कोशिश ये थी कि कैबिनेट मिशन प्लान अगर एक्सेप्ट हो जाए, तो जैसे वो चाहते थे कि एक सेंटर जिसके पास सिर्फ 3 पावर्स हों और सारी बाकी पावर्स प्रोविंसेस के पास हों। प्रिंसेस जो हैं वो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस यूनियन को दें, बाकी इंटरनल ऑटोनॉमी प्रिंसेस के पास रहे, जो पहले भी था। तो अगर वो फार्मूला हो जाता है तो साथ साथ उनकी मिलिट्री का था कि इंडिया जिस तरह भी है ये कॉमनवेल्थ का मेंबर ज़रूर होना चाहिए। तो इस किस्म की अंग्रेज़ों की सोच थी। माउंटबेटन ने आके जब बातें शुरू की सबसे, तो उसे यकीन हो गया कि कांग्रेस चाहती है यूनाइटेड इंडिया, मुस्लिम लीग चाहती है पार्टीशनड इंडिया, और जो सिख हैं वो नहीं चाहते कि एक मुस्लिम पाकिस्तान में रहें। और उसके बाद फिर उस तरफ मूवमेंट शुरू हो गई। 3 जून पार्टीशन प्लान आ गई। उसके बाद जो प्रोसीजर रखा गया था वो भी पूरा किया गया, और फिर पार्टीशन पंजाब की भी हो गई, हिंदुस्तान की भी हो गई, बंगाल की भी हो गई, जिसको बहुत बड़ी त्रासदी के तौर पे हिंदुस्तान में आज तक देखा जाता है। लेकिन इससे जो है, जो नेशनल मिथ्स भी जो गढ़े जाते हैं, पार्टीशन एक फाउंडिंग मोमेंट है नेशन स्टेट का, इंडिया का भी है, पाकिस्तान का भी। हालांकि फ़लसफ़ा अलग हो कम्प्लीटली। इंडिया में तो हमने आज़ादी ले ली अंग्रेज़ों से, पाकिस्तान में शायद वो उस हिसाब से नहीं बोलते, शायद हिंदुओं से निजात पाई। वो ये कहते हैं कि हमने आज़ादी हिंदुओं से ली है। हाँ, तो वहाँ मैं कहता हूँ यार, अंग्रेज़ों से पहले 600 साल 800 साल तो मुसलमान रूल कर रहे थे, तो अंग्रेज हिंदुओं से आज़ादी लेने का क्या लॉजिक नहीं ना बनता। कि अगर वो रूल कर रहे हो तो वो तो नहीं था। लिहाजा ये इनका स्टैंड है जी पाकिस्तान में। तो ये और जिसका आप कह सकते हैं कि काला साया हमारे लिटरेचर में भी, इस फिल्मों में भी आज तक, और आजकल की सियासत में हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे हम देख पा रहे हैं। क्योंकि कुछ सालों से जैसे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को आज इंडिया में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मनाया जाने लगा है पिछले 2 सालों से। ठीक है। अब ये कहा जाता है कि हमने भुला दिया, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे एक रीसेंट स्कॉलर है तरुण सेंट, उन्होंने विटनेसिंग पार्टीशन करके जो किताब लिखी है फिल्म्स और लिटरेचर पर, उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों साइड में हम शायद इस बात को रिकंसाइल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे अपने लोग इतने वायलेंट निकले
क्योंकि हम विक्टिम्स भी थे और साथ ही साथ हम मतलब जालिम भी थे और मजलूम भी थे एक ही टाइम पे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है इंडिया में काफ़ी हद तक हमने देखा है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही रहा कि हम जख्मों को भर नहीं पाए, लेकिन फिर हम उसको बस छोड़ दिया कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे? नहीं, पार्टीशन हिंदुस्तान में एक ट्रेजेडी के तौर पे, पाकिस्तान में जो नैरेटिव बनाया गया उसमें ये था कि पार्टीशन इज़ द लिबरेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम परमानेंट हिंदू रूल। तो प्राइवेटली अगर आप बात करें तो सबके साथ ये ट्रेजेडीज़ उनके घरों में, उनके रिश्तेदारों में आपको सारी वो एविडेंस मिलता है। लेकिन पब्लिक स्टैंड जो है वो यही है कि पार्टीशन का होना अच्छा था हमारे लिए। तो वो भी मैंने अपनी वो जो है पार्टीशन वाली किताब में इस फैक्टर को भी मैंने उजागर किया है कि ये इस तरह है कि नेशनल नैरेटिव कुछ बताता है, लोगों की प्राइवेट जगह अगर उनसे बात करें तो वो वही कहते हैं कि ये हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ ये हो गया, हमारी बच्चियों के साथ ये हो गया, हमारे हम सब लुट शुट के वहाँ से आए। तो ये ट्रेजेडी पर्सनली सबकी है जो इससे अफेक्ट हुए। लेकिन नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव में हिंदुस्तान में या ईस्ट पंजाब में भी ये ट्रेजेडी है। हमारे यहाँ नेशनल नैरेटिव में ये आज़ादी है फ्रॉम परमानेंट हिंदू रूल, इस तरह देखा जाता है। हिंदुस्तान में आजकल जो हो रहा है कि पार्टीशन का जिम्मेदार कौन, ये सवाल बचपन से हम सुनते आए हैं। और बचपन में मुझे याद है जब हम किताबें पढ़ते थे तो मुस्लिम लीग ने ये बिल्कुल बाज़िद हो गया कि हमें तो चाहिए ही चाहिए पाकिस्तान, और कांग्रेस के साथ जो है कोई उन्होंने रिलेशनशिप नहीं रखा। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स की किताबें देखी। आयशा जलाल का बहुत इंपॉर्टेंट वो स्कॉलरशिप है द सोल स्पोक्समैन, जिन्ना साहब के ऊपर जो उन्होंने 90s में, उनका शायद PhD थीसिस था, वो हमने पढ़ा। उसके बाद और भी रिलेटेड ऐसी बहुत सारी किताबें आई। और उसके बाद आजकल जो बोला जाता है कि देखिए जो हिंदुत्व वाले थे वो भी इक्वली जिम्मेदार थे इसके लिए, जो मतलब जो एक लिबरल प्रोग्रेसिव जो व्यू है वो इस तरह से दिया जाता है। हालांकि जो गवर्नमेंट है, मोदी साहब हैं, उनकी पार्टी के लोग या उनकी हिमायत करने वाले लोग, वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नेहरू की कारस्तानी थी। वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बने, इसीलिए उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, और गांधी भी इसलिए जो है जिम्मेदार थे इसकी। आपका बिल्कुल जो जिन्ना वाली किताब थी वो इन सब से अलग है। तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं हिंदुस्तान में ये बातें क्यों कर रहे हैं लोग अब? देखें, हिंदुस्तान में ये बीजेपी वालों को हुकूमत अगर करनी थी तो इनकी टक्कर तो कांग्रेस से थी। और आज़ादी का सारी मूवमेंट जो है, फ्रीडम मूवमेंट, वो तो कांग्रेस ने लीड की है। ना हिंदू महासभा ने उसमें हिस्सा लिया बल्कि अपोज किया। अब तो ये अरुण शौरी की किताब भी आ गई है, द न्यू आइकॉन, जिसमें सावरकर की जो डबल लाइफ है वो पूरी बताई गई कि अंग्रेज़ों को पब्लिकली कुछ कह रहे थे, प्राइवेटली कुछ कह रहे थे, और माफ़िया भी मांगी और सारा कुछ। लिहाजा कांग्रेस ने ही फ्रीडम स्ट्रगल लीड की है, इसमें कोई शक नहीं। इसको अपोज किया है मुस्लिम लीग ने 1937 के बाद। तब तक इस किस्म की पोजीशन नहीं थी। और इसकी लीडरशिप जो थी मुस्लिम लीग की, वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की थी। इसमें भी कोई अब शक नहीं होना चाहिए। आयशा जलाल का आपने जिक्र किया तो इतना कहना चाहूँगा कि वो एक बिल्कुल फ्रॉड थीसिस है, क्योंकि अगर आप उसकी बिब्लियोग्राफी देख लें, किताब ना देखें, तो जिन्ना साहब की उस दौर की कोई स्पीच नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई राइटिंग कोट नहीं की गई। तो पता नहीं वो थीसिस कैसे पास हो गया, लेकिन चले हो गया। उसको इंडिया में वेलकम किया गया क्योंकि उसमें ब्लेम सारा नेहरू पे डालते हैं कि जिन्ना साहब तो पावर शेयरिंग की कोशिश कर रहे थे, और कांग्रेस ने और ख़ास तौर पे बिलखुसूस नेहरू ने पार्टीशन करवाई, जिसका कोई दूर से भी एविडेंस नहीं है। बल्कि मैं तो डेट भी देता हूँ कि नवाबजादा लियाकत अली ख़ान इंटरिम गवर्नमेंट एक बनी थी, उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जो उस ज़माने में वो बजट बनाया, उस बजट में बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स पे 20 से लेके 25% ड्यूटी लगा दी, और लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर पे कुछ भी नहीं उसमें था।
इस मौके पे फिर जब कोशिश हो रही थी कि मिलके, अभी इंटरिम गवर्नमेंट में दोनों साथ थे, तो सरदार पटेल ने कहा कि हम इनके साथ नहीं चल सकते, हिंदुस्तान में ये हमेशा तंग करेंगे, हमारा कुछ प्रोग्राम होगा ये उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो वी शुड गो फॉर पार्टीशन। उस मौके पे भी नेहरू ने, जो वाज देन द फर्स्ट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उस इंटरिम गवर्नमेंट के, उनके साथ जो एक दो और उनके मिनिस्टर थे, उनका ख्याल था कि हम मान लेते हैं ये बजट को, हिंदुस्तान की तकसीम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये ढूंढना चाहें तो पटेल ने नेहरू से पहले ये डिमांड की, लेकिन ये भी एक बेकार सी बात है। सारी डिमांड तो मुस्लिम लीग की है, और जिन्ना साहब ने उसको 22 मार्च 1940 के बाद सुबह शाम दोपहर पार्टीशन की बात की। मैंने कोट किया अपनी किताब में, मसलन आयशा जलाल ने सिर्फ एक जगह पे कोट किया है कि ये जो थी 23 मार्च का लाहौर रेजोल्यूशन, उसमें पार्टीशन की कोई बात नहीं है, सो लिहाजा पार्टीशन नहीं थी। ये मैंने शो किया कि 25 मार्च को जब ये लाहौर रेजोल्यूशन ख़त्म हो गया था, तो जिन्ना साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा था कि द लाहौर रेजोल्यूशन इज़ अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप कोट ही ना करें वो एविडेंस जो आपके थीसिस के ख़िलाफ़ है और किसी तरीके से आप पास करवा लें तो एक और बात है। हुआ क्या कि इंडिया के अंदर जसवंत सिंह और बाकी लोगों ने स्कॉलर्स की किताब को कि यार ये तो पाकिस्तानी है जो कह रही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया विदाउट चेकिंग द सोर्सेस। मेरा क्योंकि एक अपनी ट्रेनिंग है, मैंने फिर देखा कि जिन्ना साहब क्या कह रहे हैं। तो जिन्ना साहब तो बार उन्होंने थ्रेटन भी किया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा अगर पार्टीशन ना हुई, और उन्होंने बार बार कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की डिमांड एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहा हूँ, दे आर कांग्रेस एजेंट्स, वी वांट पार्टीशन। तो वो सारी स्पीचेस, सारी स्टेटमेंट्स की सिलेक्शन जो है वो मेरी किताब में मिल जाती है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पार्टीशन को फरवरी 1947 में इंटरिम गवर्नमेंट का जब वो आया तो उसके बाद फैसला हुआ, और 8 मार्च 1947 को फाइनली ऑफिशियली कांग्रेस का एक रेजोल्यूशन है कि वी सपोर्ट द सिख डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब। वहाँ से फिर पार्टीशन की सपोर्ट में कांग्रेस आई है। लिहाजा ये बिल्कुल झूठ है, और झूठ की बुनियाद मैंने आपको बता दी है। बाकी लोगों की ये भी हो सकता है गुडविल में आप एक स्कॉलर की बात मान लें, चेक ना करें, क्योंकि मैंने चेक किया तो बिल्कुल ये इसकी ग्राउंडलेस ये सारी बात है। नेहरू वॉज द लास्ट वन टू एग्री, और गांधी जी शायद आखिर तक एग्री नहीं थे करते, मगर वो चुप इसलिए हो गए कि उनका भी एक असूल था कि आप मजबूर करके किसी को नहीं रख सकते। उन्होंने पूरी कोशिश की, आखिर में ऑफ़र भी हुई, बल्कि 3-4 दफ़ा ऑफ़र हुई कि जिन्ना साहब जो है वो सारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए जी, और अगर वो चाहें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री बना ले, अगर वो भी ना चाहें तो सिर्फ मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री बना ले। तो अब आप क्या वो इतनी जब ट्राइज हो गई और फिर भी जिन्ना साहब तैयार नहीं थे, मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी, तो कहना कि जवाहरलाल नेहरू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरी किताब पढ़ने के बाद कोई जो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो नहीं कह सकता, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल भी तो है ना कि नेहरू को अटैक करना है, क्योंकि नेहरू उनके ख्याल, उनके जहन में एक सेकुलर, इंक्लूसिव, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के हामी थे, और उनका जो है वो जो प्रोग्राम है वो हिंदुत्व का है, हिंदू राष्ट्र का है। तो नेहरू इज़ देयर ओन मेन आइडियोलॉजिकल टारगेट, ये वजह है। हकीकत तो मैंने आपको बता दी है जी। अभी तक मैं भी वेट कर रहा हूँ कि ये बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, कोई मुझे दिखाए मेरी किताब में क्या कमज़ोरी है और वो कन्फ्रंट करें मुझे। ये झूठे किस्म के लोग स्कॉलर बना दें आप, तो उसका तो कोई हल नहीं जी, वो करेंगे भी नहीं क्योंकि फैक्ट्स आर फैक्ट्स। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो बहुत दिलचस्प आपने जो बात कही कि सर मजीठिया ने जो डिमांड की थी कि अगर तकसीम होना है तो फिर
जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत होगी वैसे एक मुल्क में हम सिख नहीं रह सकते, तो जी, पंजाब का बिल्कुल है, तकसीम होना। कोटेड है। तो कांग्रेस ने फिर सर मजीठिया वाले पॉइंट को ही बोला कि जैसे सिखों ने डिमांड किया है वैसे हम करेंगे। हाँ, वो भी जाके 8 मार्च 1947 को मजीठिया का कॉल तो है, एक हफ्ता बाद आफ्टर द मुस्लिम लीग ये लाहौर रेजोल्यूशन 1940 मार्च का अडॉप्ट कर लिए। तो 7 साल उन्होंने वेट किया ना कि अभी भी शायद कोई फार्मूला मिल जाए। आखिर में जाके मार्च 8 1947 में मजीठिया की कॉल जो है ये मार्च 1940 की है, आफ्टर द मुस्लिम लीग। तो पूरे 7 साल में ट्राई उन्होंने कर ली, जब देखा कि नहीं अब हिंदुस्तान रह सकता तो उन्होंने फिर सिखों की डिमांड को सपोर्ट किया। अब इसमें जैसे जिन्ना साहब की एक बहुत मशहूर स्पीच है 11 अगस्त 1947 की, जिसमें वो कहते हैं कि आप हिंदू हैं तो अपने इबादत गाहों में जा सकते हैं, अपने मंदिरों में जा सकते हैं, पाकिस्तान हर एक के लिए बनेगा। इस स्पीच को बहुत कोट किया जाता है। मैंने शायद दिलीप हीरो साहब की किताब द लॉन्गेस्ट ऑगस्ट, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ पे मतलब अपना पूरा उसमें रखा है। इंडिया में भी बहुत फ्रीक्वेंटली ये बात को, वो ये जिन्ना साहब को बहुत सेक्युलर, वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। जसवंत सिंह साहब ने भी दरअसल अपनी किताब में इस चीज़ को, ये पूरा थीसिस इसी पे अपने पैक कर दिया। सोर्स है अजीत जावेद, एक कोई लेडी थी, उनकी की किताब है जिन्ना द सेक्युलर नेशनलिस्ट, वो भी मेरे पास है। आई हैव गॉन थ्रू हर बुक और उसको रिफर भी किया है। वो उन्होंने यहाँ से वहाँ से कलेक्ट कर लिए। मैंने सारी चीज़ों को कन्फ्रंट करके काउंटर एविडेंस जो है ना दे दिया है। जब उसको चैलेंज होगा तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। वो उसका जवाब ही नहीं दे सकते जी, क्योंकि व्हाट टेक्निक हैव आई यूज्ड, बजाय के मेरी बात कोई रिपोर्ट करे जो मैंने खुद कहा है। मैंने वो जिन्ना साहब की जो डायरेक्ट है ना हॉर्सेस माउथ, वो इस्तेमाल किया है। तो इससे ज़्यादा तो क्लोजेस्ट प्राइमरी सोर्स कुछ होता नहीं है। और मैंने कहा अच्छा सीक्रेटली अगर वो निगोशिएट कर रहे थे तो वो एविडेंस ले आए, जब ले आएंगे तो फिर मैं मान लूँगा। वो भी नहीं है ही नहीं। जिन्ना वांटेड पाकिस्तान, और जब उन्होंने गवर्नर जनरल बने तो फिर उन्होंने पूरी पावर एक्सरसाइज की। अनलाइक महात्मा गांधी जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लीड की और बाद में ऑफिस कोई नहीं लिया, कंट्रास्ट भी तो है ना। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन और नेहरू बिकेम प्राइम मिनिस्टर नॉट गवर्नर जनरल। जिन्ना साहब ने गवर्नर जनरल बने और सारी पावर्स जो प्राइम मिनिस्टर की हैं वही एक्सरसाइज करते रहे हैं। ऐसे है। यहाँ पर जो है एक जो जिन्ना साहब के बारे में जो बात कही गई है कि वो तो जैसे मगरिब ज़दा थे काफ़ी हद तक, पढ़े भी वहाँ पर, बैरिस्टर भी थे, प्रैक्टिस भी उन्होंने कर ली थी। जब 1930s में वापस चले गए थे वो कुछ टाइम के लिए लंदन, और वहाँ पर कहते हैं कि चौधरी रहमत अली से उनकी मुलाकात होती है, जो कि शायद कैम्ब्रिज में स्टूडेंट थे, और वो अपनी तकरीर करने जाते हैं तो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का पहला वो एक जो तसव्वुर उनका था वो उनके सामने पेश करते हैं। फिर जिन्ना साहब कहते हैं कि इट्स अ मैड आइडिया या इस तरह का कुछ वो बोलते हैं। ऐसे ही है। हाँ, तो वो फिर किस तरह से ट्रांजिशन हुआ? क्या 37 वाला इलेक्शन जिसमें कांग्रेस एकदम हर तरफ, यानी कि जो रिजर्व्ड इलेक्टर्स थे वहाँ पर भी जाकर के कांग्रेस ही कांग्रेस थी, कहते हैं कुछ स्कॉलर्स की यूपी में क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन गई 37 में, और उसके बाद जो बेतहाशा उन लोगों ने वो सेलिब्रेशन किया, जो हिंदू जो एक सिंबॉलिज्म टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ कि अब तो राम राज्य आ जाएगा इस टाइप का, इससे जो है वो बहुत इनसिक्योर हो गए, ऐसा वो कहते हैं। क्या ये इनफ एक्सप्लेनेशन है? जिन्ना साहब का इतना बदलाव कैसे आया फिर, जो मैड आइडिया बोल रहे हैं 30s में, जी जी, लेट 30s आते आते फिर वो अपना पूरा रवैया बदल गया उनका? जिन्ना साहब के जो 4 साल है ना लंदन के अंदर, इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। 4 साल में जो उन्होंने पैसा कमाया वो भी कैसे कमाया, वी डोंट नो। वो तो प्रिवी काउंसिल के केस करते थे। प्रिवी काउंसिल का होता है कि किसी राजा महाराजा की कोई हो ना कि हमारी जो है वो सालाना पर्स जो है वो बढ़ा दें, ये कर दें। इसमें तो इतनी इनकम नहीं होती। लेकिन 4 सालों के अंदर उन्होंने वहाँ पे हैम्स्टर हीड जो बड़ा पॉश इलाका है लंदन का, वहाँ पे घर भी ले लिया। उनका एक शोफर ड्रिवन कार भी थी जो एक अंग्रेज़ चलाता था। उनकी बेटी सी, उसको एक नैनी भी रख ली, वो भी अंग्रेज़ थी। और शायद वो या कोई और खाना भी सर्व करते। 3-4 अंग्रेज़ काम कर रहे हैं।
इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया, नोबडी नोस। हम्म, कुछ लोगों को मैंने कहा भी कि यार ये 4 साल पे जाके रिसर्च तो करो। अकॉर्डिंग टू देम जब आप करना चाहते हैं तो आपको पेपर ही नहीं मिलते। हम्म, तो वी डोंट नो कि उन 4 सालों में क्या जादू हुआ कि जब वो वापस आए। और फिर कांग्रेस की ये गलती भी कह सकते हैं आप कि 37 इलेक्शन के बाद, अब इंडियन हिस्टोरियन इसको डिनाई करते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत एविडेंस है कि कुछ ऐसी बात हुई थी लोकली कि हम मिल के कोलिशन गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की बनाएंगे। लेकिन फिर फैसला हुआ कि मुसलमान तो इनके साथ नहीं है। पंजाब में 75 रिजर्व सीट्स थी, 2 मिली थी मुस्लिम लीग को। सिंध के अंदर जितनी भी रिजर्व सीट्स थी, एक भी नहीं थी मिली। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी एक सीट नहीं थी मिली, हालांकि 94% वहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमान थी। सिंध के अंदर 70% थी। तो कांग्रेस वालों का ख्याल था कि ये जो मुस्लिम लीग है इसके साथ मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने ये जो स्टैंड लिया, इसको फिर जिन्ना साहब ने पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। और फिर 39 आई थिंक इज़ द टर्निंग पॉइंट कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और पहले महात्मा गांधी जाते हैं और कहते हैं उन्हें, लॉर्ड लिनलिथगो को, वाइसरॉय को, कि ये जो वेस्टमिंस्टर पे अगर बम गिरेंगे तो मुझे दुख होगा एंड आई होप इंडियंस हेल्प द ब्रिटिश। लेकिन हाई कमांड जो थी कांग्रेस की, उसने ओवर रूल कर दिया। उन्होंने कहा 8 प्रोविंसेस में हमारी हुकूमत है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडियंस के, पहले ट्रांसफ़र करो पावर हमें, फिर हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है फैशिज्म के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग, उसमें हिस्सा लेंगे। ये एक, मैं समझता हूँ, पार्टीशन के हवाले से बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान को हाथ से जाने के सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने 2.5 मिलियन सोल्जर्स रिक्रूट करने थे। इसके बाद जिन्ना साहब जाते हैं 7 सितंबर 1939 को, लिनलिथगो को कहते हैं, नाउ यू शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड दैट द मुस्लिम लीग इज़ द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। वो टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद जिन्ना साहब को मैंने कोट किया है कि अप अंटिल नाउ इट वाज मिस्टर गांधी, नाउ दे आर टर्निंग टू मी। ये खुद कह रहे हैं जिन्ना साहब। और लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं कि आई हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग मिस्टर जिन्ना बिकॉज इफ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस हैड जॉइंड हैंड्स मे बी वी कुड नॉट हैव हेल्ड ऑन टू इंडिया। तो अंग्रेज़ों की सपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुस्लिम लीग ने भी की, बाय द वे कम्युनिस्ट पार्टी ने भी की, अकाली दल ने भी की, सारे प्रिंसेस ने भी की। तो कांग्रेस की इस मूवमेंट ने उन्हें अंग्रेज़ों की नज़रों में एक ट्रेटर आप कह सकते हैं, इट्स अ स्ट्रेंज वर्ड टू यूज़, लेकिन उनको मदद चाहिए थी। इन्होंने कहा हम अपोज करेंगे। इसके ऊपर जब इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की कि कोशिश भी की कि निकाल दिया जाए, तो फिर तो पूरा ब्रिटिश जो सोच है वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो गई। और जिन्ना साहब इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन हमेशा से थे, अब वो मेन स्ट्रीम हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों की पूरी मदद की रिक्रूटमेंट करवाने में, ये मुस्लिम सोल्जर्स की और ये सारा कुछ। तो वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे जिन्ना बिकम्स द मोस्ट। मसलन उनके एक जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, उनका कहना है, एक चैप्टर है किताब में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इन एशिया, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। भाई किस बुनियाद पे? ही जस्ट मेट, हाँ उसका नाम था बेवरली निकल्स, फेमस जर्नलिस्ट। उसकी किताब के अंदर एक चैप्टर है जिन्ना साहब की तारीफ में। तो वो तारीफ किस बुनियाद पे है? जिन्ना साहब ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि पाकिस्तान बनेगा तो वही ठीक है, ये जो कांग्रेस वाले हैं ये हिंदू राज है, ये है वो है। तो दैट इज़ व्हेन द ब्रिटिश लॉयल्टी स्टार्टेड मूविंग। लेकिन फिर भी कोशिश ये थी कि कैबिनेट मिशन प्लान के ज़रिए अभी पूरे हिंदुस्तान को काबू रखे। जब उन्होंने देखा ना कि कांग्रेस और नेहरू और इस किस्म के लेफ्टिस्ट जो हैं, एंटी इम्पीरियलिस्ट, वो शायद उनकी उस हुक्म को ना माने, तब उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। सो पाकिस्तान की डिसीजन मेरे ख्याल से 12
में 1947 में एक मेमोरेंडम है ब्रिटिश आर्मी का, 3 हेड्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी, लॉर्ड इसमें, इन्होंने लिखा है कि मिस्टर जिन्ना हैज़ शोड एन इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द कॉमनवेल्थ, वेयर एज हिंदुस्तान में डिसाइड टू रिमेन सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट। Therefore, if partition takes place, we should demand from Pakistan access to Karachi port facilities, Pakistan airfields and Muslim manpower. Muslim manpower तो आर्मी हो गई ना जी। उसके बाद फिर 3 जून पार्टीशन प्लान आ जाती है जो है ही पार्टीशन के मुतालिक, और उसमें फार्मूला है कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियाँ डिसाइड करेंगी कि ये दोनों एक अपना डिवाइड होंगे, ये प्रोविंस या पूरा पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो जो हिंदू सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के, वो एक ब्लॉक बन गया, और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एक और ब्लॉक बन गया। प्रोसीजर ये था, इनमें से एक ब्लॉक भी अगर वोट देगा पार्टीशन के तो फिर पार्टीशन होगी। तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की पार्टीशन मज़हब की बुनियाद पे मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब की है स्टैंड, उसको काउंटर करने के लिए सिखों ने डिमांड किया कि हम पंजाब की भी पार्टीशन करवाएंगे, जिसको कांग्रेस ने फिर सपोर्ट किया 8 मार्च 1947 में। और ये जब फार्मूला बन गया तो फिर हिंदू सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ने पंजाब को पार्टीशन के हक में वोट दिया। इसी तरह बंगाल के अंदर जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल की भी पार्टीशन होगी और वेस्ट बंगाल जो हिंदू मेजॉरिटी है वो इंडिया का हिस्सा बनेगा। ये है सारा। मौलाना आज़ाद का जब जिक्र होता है, इंडिया में आजकल कम होता है, लेकिन उस दौर में जिन्ना साहब के बरक्स खड़ा करने की कोशिश थी, और जिन्ना साहब शायद इस बात को समझते भी थे, इसीलिए उनको कांग्रेस का पोस्टर बॉय बोल के उनको नकार देते थे। मौलाना आज़ाद लेकिन आखिर तक वो कहते रहे कि उनकी अब बहुत मशहूर तकरीर भी है दिल्ली में कि पार्टीशन अगर हो गया, तकसीम हो गया, मुसलमान कौम के लिए इससे ज़्यादा बड़ा हमला कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप दगा दे रहे हैं, क्योंकि बांट रहे हैं कम्युनिटी को, कमज़ोर रहेगा ये कम्युनिटी। तो अगर आप इस्लाम और मुसलमानों की हिमायत करते हैं तो फिर आप पार्टीशन पे आप अड़े नहीं रहेंगे, इस तरह की वो बात कहते हैं। उनको नकार दिया गया। अब तो चलिए इंडिया में भी बहुत लोग भूल चुके हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद पर हाल में एक किताब आई है, उस पर उस चीज़ को दोबारा से उन्होंने उठाने की कोशिश की है प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब ने। वो जो बात उन्होंने कही थी मौलाना आज़ाद ने, एक तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, शायद बाद में उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंटरव्यू भी किया था मौलाना आज़ाद का, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर बन गया तो ये हमेशा, हाँ जी, अप्रैल 1946 में शोरश कश्मीरी, हाँ जी, उनका ये इंटरव्यू है, जिसको कुछ लोग चैलेंज करते हैं कि उसमें जो बातें हुई हैं वो तो उस ज़माने में हो ही नहीं थी सकती, अभी ये था वो था। लेकिन फिर जामे मिलिया में जो तकरीर है उनकी, वो आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उसके ऊपर किसी ने लगा दी है ना, तो वही बिल्कुल आइडेंटिकल स्पीच उन्होंने शायद अक्टूबर 1947 में जामा मिलिया में की थी। तो सब बातें जो उन्होंने अप्रैल 1946 में कही थी वो दोबारा भी कही। वो जेन्युइन उनका इंटरव्यू था, शोरश कश्मीरी ने छाप भी दिया था। तो यही बातें उन्होंने की थी। और एक और भी बात की थी कि ये जो मुसलमान छोड़ के जा रहे हैं अपना हिंदुस्तान, वहाँ पे लोकल लोगों से इनकी नहीं बनेगी और वहाँ पे इस बात पे भी झगड़ा होगा। और वही हुआ कराची के अंदर, MQM जो बनी, ये मुहाजिरों की और सिंधियों का झगड़ा हुआ। हाँ जी। और फिर उन्होंने कहा था कि ईस्ट पाकिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, वो भी दुरुस्त हो गई। मैंने उस पर पूरा एक प्रोग्राम किया हुआ है। उनकी 13 हैं प्रेडिक्शंस, 11 उनकी साबित हो चुकी हैं। और ये भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा वेस्टर्न पावर्स के इस्तेमाल करेंगी, वो भी सच हो गया। तो मौलाना आज़ाद की प्रेडिक्शंस दुरुस्त है। मौलाना आज़ाद के साथ एक और भी एसोसिएशन है कि अगर 10 जुलाई की वो जो अपना नेहरू की स्टेटमेंट नहीं है कि वी विल गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्री टू डिसाइड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, अगर वो ना करते तो फिर ये झगड़ा ना पड़ता। मेरे ख्याल से उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है ये बात, लेकिन वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी स्पीच जो है जब वो मिले हैं कैबिनेट मिशन प्लान को, तो वही है जो नेहरू पब्लिकली कह रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाई ही हैड टू से दैट, लेकिन वो बात सही नहीं है।
और वो कोई ऐसी बात तो नहीं थी, हमेशा से यही था कि कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, इस पे झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उनका ये ख्याल है। ये इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी जब इंडिया विंस फ्रीडम मैंने पढ़ी कॉलेज के दिनों में, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा पता नहीं, मतलब वो तो इतने क्लोज थे, मौलाना आज़ाद जब उनकी फौत होती है जी जी तब नेहरू तो कहते हैं कि आज तो हमारा मीरे कारवां चला गया। जी जी। और मतलब जिस तरह से, अब चलिए शायद बाद में भुला दिया जो भी हुआ नेहरू के बाद में, लेकिन उस दौर में जितने मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ राजा गोपालाचारी के साथ, मौलाना आज़ाद के साथ, पंडित नेहरू के, और जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक, लगता है उनका बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप था। नहीं, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। एक बात है कि आखिर में मौलाना आज़ाद ने कहा था कि जिस तरह भी ये चाहते हैं ना, देखें जिन्ना साहब ने कैबिनेट मिशन प्लान आई, बाद में डिमांड कर दिया कि 50-50 होनी चाहिए। हाँ जी, हालांकि मुसलमानों की परसेंटेज पॉपुलेशन की 25% थी 1947 में, कांग्रेस वो भी मान गई थी, तो हर बात तो उन्होंने मान ली थी। पता नहीं मौलाना आज़ाद ने इस बात को क्यों इतना बनाया। वो मेरी नई किताब आ रही है, पाकिस्तान पार्टीशन कंट्रोवर्सीज, उसमें मैं एक एक कंट्रोवर्सी को लेके ना क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ। पहले कॉलर गुरबिंदर जी, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਫੋਰमेशन है। मैं बता दूं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं, आप प्रोफेसर एमेरिटस हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन में। That's fine. जी। I can find out later on. Okay. My question is, जो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस हैगे ने? बिल्कुल है। That's my question. The question is which book are you referring to? ये बताएं। क्या? कौन सी किताब के बारे में कौन सी बोल? किताब का पूछ रहे हैं जो आप? आप अभी डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे इनके बारे कुछ नहीं मालूम जी। पंजाब वाली बुक जो है ना, देखो पंजाब वाली अभी डिस्कशन में चल रही है। जी जी, वो 2-3 किताबों पे डिस्कशन चल रहा है ना। जी। एक तो है जिन्ना पे किताब जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल कंप्लीट उसके अंदर है। दूसरी है पंजाब की पार्टीशन, जिसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन 14 अगस्त को जब अंग्रेज़ों ने पावर ट्रांसफ़र कर दी, तो उसके बाद बिल्कुल कोई ऑफिशियल वो जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है आज तक, या तो वो क्लासिफाइड हैं या वो कभी लिखे नहीं गए। उसके बाद मैंने लोगों से जाके एक एक करके 11 साल में कलेक्ट किया, पंजाब, ईस्ट पंजाब में, वेस्ट पंजाब में, सारी दुनिया से जाके, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन से भी, पंजाबियों से, कि क्या हुआ था। तो वो किताब जो है ना, इससे पहले सॉरी इंटरप्शन, सॉरी फॉर दैट बिकॉज टाइम शॉर्ट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸ सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। ठीक है, ये कित्थों मिल सकती है? ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी, यहाँ पे बुक स्टोर्स पे भी अगर आप लकी हैं तो मिल जाएगा। बहुत चली है ये किताब। और इसके अलावा है पंजाब पे जो आपकी किताब है, द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं लाइन में। तलविंदर जी हैं, उसके बाद जसवीर सिंह जी, उसके बाद सरबजीत सिंह जी। तलविंदर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मनी साहब। जी मनी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आप एक बहुत अच्छी शख्सियत को लेके आए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब का मैंने पॉडकास्ट बहुत सुना हुआ है जी। बहुत अच्छे लिखान भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी, जिनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो मेरा तो सिर्फ एक सवाल है कि हमने ये पंजाब वाले साइड का तो पार्टीशन के बारे में बहुत सुना है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनकी कोई किताब वेस्ट बंगाल के पार्टीशन के जो हुआ, वो भी तो एक पार्टीशन हुआ था, उसके ऊपर हमारे कोई इतनी ज्यादा जानकारी कहीं से हासिल नहीं होती है, तो क्या इनकी कोई किताब उस तरफ की भी है या उस तरफ की भी इन्होंने कोई खोजबीन की है, क्या है क्या नहीं? क्योंकि हम जब भी जिक्र सुनते हैं पंजाब वाली साइड का ही सुनते हैं, उस साइड का इतना जिक्र हमने कभी सुना नहीं है, जबकि पार्टीशन तो वहाँ का भी हुआ था और बहुत सारा वहाँ भी इस तरह के हालात पैदा हुए होंगे। तो ये भी जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से भी, क्या इनकी कोई किताब या कोई पॉडकास्ट कोई ऐसा है उस तरफ का?
हाँ जी। जी, अपना ऐसे है कि बंगाल की पार्टीशन पे अब मेरी जो नई किताब आएगी, पार्टीशन कंट्रोवर्सीज, द पार्टीशंस ऑफ इंडिया, पंजाब और बंगाल, उसमें बंगाल भी मैंने कवर किया है। बंगाल के अंदर ये है कि पार्टीशन के वक्त वो वायलेंस नहीं हुई जो पंजाब के अंदर हुई। अलबत्ता 16 अगस्त 1946 को ग्रेट कैलकाटा किलिंग हुई, जब जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल वहाँ पे दी, तो उसमें कोई 4 से लेके 10,000 तक लोग मारे गए, और उसके बाद कई शहरों में ये वायलेंस होती रही। लेकिन इसके बाद अगस्त 1947 में जब पार्टीशन हो रही थी, तो महात्मा गांधी और उस ज़माने के जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे सोहरवर्दी, इन दोनों ने मिल के मज़ीद वायलेंस वहाँ पे नहीं होने दी, और इसलिए बंगाल में वो कत्लेआम नहीं हुआ जो पंजाब में हुआ। एक और बात भी है, 1857 के बाद बंगालियों को फाइटिंग फोर्स में इंडियन आर्मी में रखते नहीं थे, वो मेडिसिन कोर में सिर्फ थे या इंजीनियरिंग कोर में। इसलिए वहाँ के बंगालियों को फौजी ट्रेनिंग भी नहीं थी, जो कि पंजाब में बहुत लोगों के पास थी। तो ये दो चीज़ें जो है ना, आप नोट कीजिए। ओके जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया तलविंदर जी। साथ ही साथ मैं जोड़ दूं, बंगाल पार्टीशन पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऑलरेडी काम किया हुआ है और भी हैं, जैसे कि जॉय चैटर्जी का बंगाल डिवाइडेड, ये इसको काफ़ी आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट, और आई थिंक वन ऑफ द अर्लीस्ट काम था जॉय प्रॉब्लम क्या है उस किताब का कि जो अपना बंगाल डिवाइडेड, जी, उसमें पार्टीशन के राइट्स का कोई जिक्र ही नहीं है, नॉट इवन 1 पेज। वो सिर्फ जो डिस्कशन हो रही थी उन तक जाके रुक जाती है। वो भी कैम्ब्रिज स्कूल की कोई कैम्ब्रिज, हाँ, जॉय चैटर्जी, ये प्रॉब्लम है भाई। बंगाल के अंदर जो 46 का ग्रेट डायरेक्ट एक्शन, वो भी कवर्ड नहीं है उस किताब में। तो वो किस किस्म की बंगाल डिवाइडेड के ऊपर बात हुई, इस किस्म की उसमें एक है प्रॉब्लम इस किताब का। मेरे पास है, और बंगाल पे जब मैं लिखूंगा तो उसका भी जिक्र होगा उसमें। शेखर बंदोपाध्याय की भी एक किताब आई है हाल में, कास्ट एंड पार्टीशन इन बंगाल, वो है मेरे पास। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वो है। फिर कम्युनल राइट्स इन बंगाल, सुरंजन दास की किताब है। जी जी, द रेफ्यूजी वुमन पौलोमी चक्रवर्ती, उनके, हाँ जी। माई पीपल डिवाइडेड एक वो भी है, हाँ, वो भी मेरे पास है जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किताब है 46 की, लेकिन उसमें पूरी बैकग्राउंड हिंदू महासभा की। द डॉक्यूमेंट जो भी है ना मेरे पास है। एब्सोल्युटली। और तो और बंगाल बाउंड्री कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं जजों की, वो भी मेरे पास है। मैं साथ ही में बता दूं हमारे सारे सुनने वालों के लिए कि साउथ एशियन रिव्यू और पंजाबी विरसा की जानिब से डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब का एक लेक्चर रखा जा रहा है, द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये है शनिवार 6 सितंबर को सुबह 10:30 बजे, ताज पार्क कन्वेंशन सेंटर सरी में है, 8580 132nd स्ट्रीट। मैं बता दूं, जो लोग मिलना चाहें डॉक्टर साहब से, अपनी किताब साइन करवाना चाहें, वो बेशक जाएं, मुलाकात भी कर देंगे। जसवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ ਸਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਨੀਹੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ नहीं? धन्यवाद, मैं सुनता जी। बहुत शुक्रिया जसवीर सिंह जी। बहुत शुक्रिया। पहले सवाल का जवाब क्या था? पहला सवाल सिखों का राज जो छीना था। हाँ, वहाँ देखिए, सिखों का राज जब छीना था तो
उसी तरह मुग़लों से उन्होंने राज छीना था, इसी तरह मराठों से भी राज छीना था। तो जो ये हुआ 19वीं सदी में 20वीं सदी तक जो तरीका सियासत का बन गया था वो था इलेक्शन, वो था पॉलिटिकल पार्टी और उसका लीडर बनने का। तो अब सिखों का जब राज था तो महाराजा रंजीत सिंह उसके रूलर थे। उनकी जब डेथ हुई तो उनके बेटों ने, उनके कज़न्स ने, उनके चाचा, सब ने एक दूसरे का कत्लेआम किया और एक ही उनमें से बचा, दिलीप सिंह। तो एक तो वो ख़ानदान ही ख़त्म हो गया तकरीबन। और 20वीं सदी में मॉनर्की जो पुरानी थी उसको रिस्टोर करने की बुनियाद कोई नहीं थी। प्रिंसिपल जो बना वो था हिंदू एंड मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कंटिगुअस एरियाज़, यानी जो हिंदुओं की मेजॉरिटी और हिंदू सिखों की मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी की जो इलाके थे उनको अलग किया जाए। तो सिखों की तो मेजॉरिटी पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी, और तो और जो 3-4 बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी इस पंजाब में उसमें भी हिंदुओं की, सिखों की मेजॉरिटी नहीं थी। लिहाजा सिखों की डिमांड कि हमें एक स्टेट दी जाए उसकी कोई बेसिस नहीं रह गई थी 20वीं सदी के अंदर। दूसरी बात ये कि क्या, हाँ, जिन्ना साहब ने सिखों को कहा था कि आप हमारे साथ आएँ, आप जो चाहते हैं वो लिख के ले आएँ, मैं साइन कर दूंगा। उसके पीछे बैकग्राउंड ये थी कि मार्च 1947 में रावलपिंडी के इलाके में जब सिखों पे हमला हुआ और कोई 5 से लेकर 10,000 सिख मारे गए, तो उस मौके पर ना जिन्ना साहब, ना लियाकत अली ख़ान, ना पंजाब मुस्लिम लीग के हेड नवाब बमडोट, किसी का कोई बयान है सिंपथी का कि ये बुरा हुआ है, हम पाकिस्तान बनने के बाद ऐसा नहीं होने देंगे। लिहाजा जब ये 15 और 16 मई 1947 को दिल्ली में मिले सिख लीडर और मुस्लिम लीडर, और जिन्ना साहब ने ये ऑफ़र की, तो सिख लीडर कहते हैं हमने पहले ही फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। तो जिन्ना साहब ने कहा कि आप जो भी लिख के लाएंगे मैं आंखें बंद करके साइन कर दूंगा। तो फिर सिखों की तरफ से जवाब आया कि मिस्टर जिन्ना, you are promising us everything, but God forbid when the time comes to implement the promises and you are not there, what will happen? कि आप तो सब कुछ हमें प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन जब इसको अमल इस पे हुआ, हाँ, और आप ना हुए तो फिर क्या बनेगा? तो जिन्ना साहब ने कहा कि माई फ्रेंड, इन पाकिस्तान माई वर्ड विल बी लाइक द वर्ड ऑफ गॉड। तो वो सिख लीडर कहते हैं, मैंने उनको कोट किया है कि हमको समझ आ गई कि जिन्ना साहब को बिल्कुल नहीं पता पंजाब में क्या हो रहा है, कि वहाँ पे तो आग लग रही थी, खून बह रहा था और जिन्ना साहब की कोई बात नहीं था सुन रहा। इस तरह है। और तीसरी बात क्या थी कि नेहरू ने क्या वो पूरा किया, वो कंट्रोवर्सी बाद में आई है। कि देखिए हुआ क्या था कि जो भी प्रॉमिसेस हुई थी वो यूनाइटेड इंडिया में हुई थी। जब इंडिया की पार्टीशन हो गई तो दोबारा इस चीज़ को एक और पंजाबी सूबा वर्सेस वो नॉन पंजाबी सूबा में नेहरू जो था ना उसके हक में नहीं था, और फिर नेहरू के दौर में तो ये हो नहीं सका। 1966 में 65 वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने पंजाबी सूबा भी बना दिया, लेकिन फिर हरियाणा जाना क्योंकि वो तो पंजाबी स्पीकिंग नहीं था जी, और हिमाचल में शायद वो कुछ इलाके रहते तो वहाँ पंजाबी थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एक शायद डोगरी बोलते थे या कोई और जुबान, तो वो भी इलाके चले गए। सरबजीत ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ बताएंगे? बहुत शुक्रिया सरबजीत ਸਿੰਘ ਜੀ। अच्छा, गल है वे कि जोबन ते मैनू पता नहीं, सैकेंड वर्ल्ड वॉर 27 मिलियन सोवियत सिटीजन मारे गए सन, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़हन रूस और स्टालिन जिहड़ा है वो एक बहुत बड़ी थ्रेट सन। लिहाजा पाकिस्तान नूं उन्होंने बनाया, और मैं कोट किया लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टकर जिहड़े आर्मी दे ईस्टर्न कमांड के हैड सन,
कि वी नीड टू क्रिएट एन इस्लामिक आर्क beginning in Algeria into Arabia Deserta through Persia into northern Hindustan, a Muslim state armed with Islamic ideology and British science to prevent the spread of Soviet communism. तो ये तो उनका अपना है। और फिर मैंने 12 मई की बताई भी है, मेमोरेंडम भी ये है कि जिन्ना साहब तो कॉमनवेल्थ में आना चाहते हैं और हिंदुस्तान शायद इंडिपेंडेंट रहे, और वो हुआ भी। नेहरू ने तो नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू की ना, तो और पाकिस्तान के ज़रिए सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ 31 ईयर्स लेटर, 31 साल के बाद अफ़गान जिहाद नहीं करवाया उन्होंने। तो जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया था उसके लिए इस्तेमाल भी उन्होंने किया। अफजल मलिक साहब आए हैं, इनकी ज़रा बात सुन लेते हैं। खुशामदीद मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी डॉक्टर साहब को भी वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। गुजारिश ये है कि हिस्ट्री तो लिखी गई, बड़ी हिस्ट्रियाँ लिखी गई हैं, उसमें डिस्टॉर्शन भी है, उसमें बायसेस भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हिस्ट्री लिखने का मकसद ये होता है कि वी हैव टू लर्न लेसन्स, कि जो हमने किया, जो डिसीजन लिए गए वो डिसीजन क्या थे, उनके मुहर्रकात क्या थे, उनकी पस मंजर क्या था और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हमने हासिल करने थे। तो ये तो हमने हिस्ट्री का मतलब है कि जो हैपनिंग हुआ वो हमने लिख दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, और अगर हम वाकई ये चीज़ें किन को देना चाहते हैं हिस्ट्री, जब लिखते हैं हम ये, क्या वी वांट टू टीच टू आवर यंग जनरेशन कि उनको पता चले कि माजी के अंदर जो है वो इस तरह के जुल्म हुए, कत्ले आम हुए, इंसान ने इंसान को मारा, या तो सब इंसान है ना, तो इंसान ने इंसान को मारा और उससे हमने सबक क्या सीखा। और हम यंग जनरेशन से कहेंगे देखो ये चीज़ें होती हैं, ये नुकसानात होते हैं, तो आप आइंदा अक्ल और समझ से काम लीजिएगा, इंसानियत का अलम बुलंद करेंगे, और ताकि आइंदा जो है इस दुनिया को हम एक बहुत खूबसूरत जगह बना सके, ताकि इस किस्म की जो एट्रॉसिटी थी, जुल्म थे, ज़्यादतियाँ थीं, और फिर ये है कि वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनके डिसीशंस हुए, उनके साथ क्या हुआ, उनको किसी ने इन एब्सेंशियस आई या वैसे ही कहें एज ए सिंबल के तौर पे उनको क्या सजाएं सुनाई गई, कोई कोड ऐसी बनी, इंसानियत की कोई कोड बनी जिसमें कहा कि इन लोगों ने इंसानियत का जो है वो ज्यादती की और जुल्म किया। तो अल्टीमेट मतलब है कि मैं ये समझता हूँ कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। ये किताबें जितनी भी हिस्ट्री की हैं एक कोर्स के तौर पे तो पढ़ाई जाती हैं कि आपने उसके बाद एक कोर्स रख लिया, फिर उसमें मास्टर कर लिया और फिर इस तरह, लेकिन यंग जनरेशन तक ये चीज़ें जो हैं वो क्या पहुंचती हैं और पहुंचाई जाती हैं, सो दैट उनके माइंड जो है वो सही रास्ते पे चले। तो ये डॉक्टर साहब ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जी देखिए मलिक साहब, जो हिस्ट्री लिखी गई उनका तो आप ही फैसला कर सकते हैं कि वो कितनी रिलायबल हैं। आप उन पे, मैंने जो लिखा है वो सारा एविडेंस बेस्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, जिससे भागना बड़ा मुश्किल है। और किताबें लिखने का मकसद यही था कि ये जो छुपाए जाते हैं जुर्म दोनों तरफ से, वो पब्लिक में लाए जाएं और ये सबक हम सीखें कि आइंदा कभी इस किस्म का जुल्म हम एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। लेकिन किताब को एक वो क्या कहते हैं, एक सरमन के तौर पे नहीं लिखा गया, बल्कि जैसे फैक्ट्स हैं उनको एनालाइज करके आपके सामने पेश किया गया। अब ये आप लोगों का फैसला है कि उससे आप क्या रिज़ल्ट अक्स करते हैं। तो मैंने जो अगर कोई कंट्रीब्यूशन की है तो मैंने जितना झूठ था ना, ख़ास तौर पे हमारी तरफ, वो मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी बुनियाद पे पेश कर दिया, और हिंदुस्तान में भी जिन चीज़ों को छुपाया जाता है उसका भी पूरा जिक्र किया कि कहाँ किससे गलती हुई। लेकिन इन सारी चीज़ों का लिखने का मकसद तो यही है कि इंसान के साथ इंसानों ने जो जुल्म किया
हम दोबारा इसको रिपीट ना करें। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इंसान शायद नहीं सीखते। अब आप देखें यहूदियों के साथ कितना जुल्म किया हिटलर ने, लेकिन क्या इजरायली स्टेट ने उससे कुछ सीखा? वो जो गाज़ा में कर रहे हैं वो किसी से कम है? तो आपका काम है कि सच लेके आना, दुनिया उस सच को माने ना माने, आपने अपना काम पूरा कर दिया। बहुत खूबसूरत जवाब है डॉक्टर साहब। और मैं बताऊं कि जो जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन है दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी, उसके 85% स्कॉलर्स ने यूनानिमसली कल वो एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गज़ा में जो हुआ है उसको जेनोसाइड अब हम कह सकते हैं, बिकॉज इट मीट्स ऑल द थ्रेशोल्ड्स। 4724 सत श्री अकाल जी, आप ऑनर हैं। ਮਨੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जी ਮਨੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੰਟਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮਾੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ, ਕੱਲਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप देना चाहेंगे जवाब? हाँ जी, बात सुने। खालिस्तान बनाने ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ MQM ਇਹ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਉਸ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਸਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਆਵੇ, ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਤੇ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਤੇ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਸੀ ਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੋਕ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ 84 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਜ਼ਾरों ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੋਨਮੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ,
ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਨ ਜਾएगी, मैं ਉਹਦੇ हक च नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर लूँगा क्योंकि मेरे लाइंस मेरे भरे हैं, लेकिन मैं बहुत देर तक तो ले नहीं पाऊँगा। तो आज ही सारे सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं हमारे सुनने वाले। 7141 सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। जी ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? 1900 ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ 1940 ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਈ? 1906 में बना था। 1906 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। 1906 1900 ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਟੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਜੀ, ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਵਾਬ ਸਰ। ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ जी। राजस्थानी जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी जी। और अपने प्रोफेसर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी जी। बहुत ही अच्छा, मैंने सुना है टू जेड सारी बात सुन ली जी। मैं भी थोड़ा हिस्ट्री का हूँ जी। तो एक तो ये बात सही कही इन्होंने, जब ये अंत इंदिरा गांधी का हुआ ना मर्डर। जी राजा जी कोई सवाल है तो पूछिए ना, मतलब मैं जी जी तो विचार देना भी पाकिस्तान क्यों बना मुझे। नहीं थैंक यू। मुझे और विचार, मैं इसीलिए एक्सपर्ट को लेके आया हूँ। कुलवंत सिंह जी सत श्री अकाल, काफी टाइम से होल्ड पे हैं। हाँ जी सत श्री अकाल जी। जी मैंने तो एक चीज करेक्ट करनी है और एक सवाल पूछना है जी। जी। करेक्शन ये है, इन्होंने कहा कि भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वो मार्च 47 के अंदर 1947 में बनी थी। मैंने कब ये कहा यार? मैंने कहा 47 में इंटरिम गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर था लियाकत अली खान, उसने बजट बनाया तो उसके बाद झगड़ा हुआ है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो तो जुलाई 1946 में बन गई थी। जुलाई में नहीं जी, वो बनी थी आज के दिन 2 सितंबर को, और 1946 को बनी थी ये। अच्छा जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल अब ये है कि जब ये इंटरिम गवर्नमेंट, अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे, जो पार्टीशन हुआ उसको वजह यही थी कि उसके अंदर जो 15 मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, 9 मेंबर जो थे वो नेशनल कांग्रेस के थे और जो 5 मेंबर थे वो मुस्लिम लीग के थे। ये भी गलत इस वजह से नहीं 10 हाँ जी 5 मेंबर थे। मेरी बात सुनो, मैंने पूरी रिसर्च की है। 5 कांग्रेस के थे और 5 मुस्लिम लीग के थे। 50-50 था इंटरिम गवर्नमेंट में। वो आप पहले की बात कर रहे हैं, जो पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनने की कोशिश हुई थी। नहीं, बाद में जब मुस्लिम लीग उसमें आ गई है तो 50-50% था। आगे बढ़े आप। सवाल पूछिए कुलवंत सिंह जी। जी ओके, मेरा सवाल ये है कि जब ये गवर्नमेंट बनने जा रही थी तो हमारी 15 स्टेट थी जो इंडिया और पाकिस्तान मिला करके, तो 15 ही मेंबर थे। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की चोन होनी थी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि वो 13 मेंबर जो थे उसने वोट दिया था उसको। जी थैंक यू। ये घूम फिर के आप कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन पे आप चले गए हैं, और इसके लिए ना राजमोहन गांधी ने अपनी पटेल वाली किताब में इसका जवाब दे रखा है। आप लोग पढ़ते नहीं है। मैं कितनी बार आप लोगों से मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ, वो किताबें उठाइए, फिर ये सवाल नहीं पैदा होंगे। जसबीर सिंह जी आए हैं। सत श्री अकाल जसबीर सिंह जी। मनी जी, गल तो मैं सिर्फ ये कहनी है कि साडे पंजाबियां नूं किताबां पढ़न दी आदत नहीं।
ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਸਨਰ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਐਜੀਟੇਟਡ ਬਾਈ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 1940 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 12 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ? ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ 6 तारीख ਨੂੰ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਉਹ किताब भी बिक्री होएगी, ਤੁਸੀਂ देख लेना। ना मैं बता दूं, साउथ एशियन रिव्यू एंड पंजाबी विरसा की तरफ से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है टॉक द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सैटरडे 6 सितंबर सुबह 10:30 बजे ताज पार्क कन्वेंशन सेंटर में सरी में हो रहा है। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी कॉल ले रहा हूँ, उसके बाद मेरे भी एक आध सवाल हैं। मैं गैरी जी के पास जा रहा हूँ। मैं सॉरी, लाइंस मेरे भरे हुए, लेकिन मैं सबके कॉल, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को बहुत लंबे टाइम तक रख नहीं सकता। गैरी साहब, सत श्री अकाल जी। नमस्कार मनी जी, अस्सलाम वालेकुम अपना प्रोफेसर साहब जी। मेहरबानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मतलब कि मैंने ये बात करनी थी, जो पार्टीशन हुई है ना, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं था। वो दो लीडरों की जिसे बोलते हैं ना लस्ट थी, पोलिटिकल लस्ट थी वो, कि मैंने पीएम बनना है। जी नहीं, थैंक यू गैरी साहब ने। देखिए इसका क्या जवाब दे सकते हैं। मैंने तो कहा है कि महात्मा गांधी ने ऑफर की थी जिन्ना साहब को कि आप पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए और अपनी पसंद की कैबिनेट भी बना लें। उन्होंने कहा नहीं, हमें पाकिस्तान बनाना है। ऐसे पार्टीशन हुई है। अच्छा, इस पे ये बात ही कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि जिन्ना साहब की तरफ से अपेरेंटली जब ये ऑफ़र दिया गया था गांधी की तरफ से कि आप पूरे कैबिनेट को ही आप मुस्लिम लीग का रखिए, जिन्ना साहब ने अपेरेंटली कहा था कि चलिए हम तो बना लेंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगी तो फिर हिंदुओं की मेजॉरिटी है तो कांग्रेस जीत जाएगी। वो यही उनका आप कह सकते हैं यही मेजर आर्गुमेंट थी ना, कि एक यूनाइटेड इंडिया। लेकिन फिर जिन्ना साहब का एक और प्रॉब्लम भी तो है ना कि 30 मार्च 1941 को कानपुर में वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि आप जहाँ पाकिस्तान बना रहे हैं वहाँ पे तो पहले ही पाकिस्तान है, सारे चीफ मिनिस्टर मुसलमान हैं, तो हमारा क्या बनेगा जो इंडिया में रह जाएंगे। तो जिन्ना साहब का वहाँ पे बयान है कि आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स गो थ्रू मार्टरडम एंड गेट स्मैश्ड। ये उनके अल्फाज मैंने कोट किए हैं। In order to liberate 7 करोड़ from the rule of हिंदू कांग्रेस। अब वो आप 2 करोड़ मुसलमानों को कुर्बान करने को तैयार हैं, उनको तबाह करने को तैयार हैं। तो जिन्ना साहब के पास कोई फार्मूला तो नहीं था। या तो सारे मुसलमान पाकिस्तान में आ जाते और वो क्या आना पसंद करते थे, ये एक अपनी बात है। हाँ, तो आप उन इलाकों में पाकिस्तान बना रहे हैं जहाँ वो पहली मेजॉरिटी में है, तो ये एक अपनी जगह प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों की डिवीजन हुई ना, कमज़ोर हुए मुसलमान। हाँ जी, और इसके बरक्स कई आर्गूमेंट्स दी जा सकती हैं, लेकिन मेरी किताब आप पढ़ें और उसके बाद शायद आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए कि किस तरह मैं समझता हूँ कि इससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये वाकई हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम था तो 47 के बाद ये ख़त्म क्यों नहीं हो गया। उसके बाद 4 जंगें हुई, उसके बाद हर वक्त इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी वाली बात हुई, तो फिर प्रॉब्लम तो कोई हल नहीं हुआ। सारा खर्चा जो है वो डिफेंस पे आ जाता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस है मेरी पार्टीशन के खिलाफ।
तो अगर सर हम देखें कि अगर हम इसका एक इवैल्यूएशन करें जी कि चलिए सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में जितनी भी कोशिशें कर लें, क्योंकि जसवंत सिंह साहब ने जब वो किताब लिखी थी उससे पहले पहले आडवाणी साहब पाकिस्तान में जाकर के उनको बड़ा सेकुलर हीरो बोल के आ गए थे। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया, उनकी पार्टी में भी उनकी बड़ी रसवाई हुई। फिर जसवंत सिंह साहब ने वो किताब लिख दी, उसका कितना टेलीविज़न में टॉकिंग पॉइंट बना मुझे याद है, क्योंकि उन्होंने किताब ऑटोग्राफ करके मुझे भी दी थी एक कॉपी। तो एक आइडिया देने की कोशिश की थी, लेकिन जो पुराना आइडिया है जिसको जिन्ना साहब को, चलिए डिसरिस्पेक्टफुली कोई नहीं बात करता उनके बारे में, लेकिन उनको एज अ विलेन ऑफ द पीस इंडिया में तो देखा ही जाता है। ये आपकी किताब आने के बाद आप कह सकते हैं कि हो सकता है एक मोहर लग गई है उसमें कि हाँ, जिन्ना वाज द रियल विलन ऑफ द पार्टीशन, इस तरह से अब इंडिया में देखा जाने लगा है। वुड दैट बी अ करेक्ट असेसमेंट आपकी किताब का? नहीं, आई वुड से लाइक दिस कि जिन्ना चाहते थे पार्टीशन और कांग्रेस की हर ऑफर को उन्होंने रद्द कर दिया, ही रिजेक्टेड। लेकिन पार्टीशन ग्रांट अंग्रेजों ने करनी थी ना, अगर वो ना चाहते पाकिस्तान ग्रांट करना, और मैंने बताया किस तरह ब्रिटिश मिलिट्री ने रिकमेंड किया कि पाकिस्तान को बनाओ, तो जिन्ना साहब जिस तरह कांग्रेस को वो बार बार जेल में नहीं डालते रहे, मुस्लिम लीग के लीडर्स को भी डाल देते तो बात खत्म हो जाती। नहीं डाला, कोई नहीं डाला, कभी भी नहीं डाला। तो आखिर में जिन्ना साहब जो मर्जी चाहें, बल्कि जिन्ना साहब ने बाद में अफसोस भी किया कि मुझे मौत ईटन पाकिस्तान दिया गया, यानी वो पाकिस्तान नहीं जो मैं चाहता था, यानी पूरा बंगाल और पूरा पंजाब भी मुझे मिले, मुझे वो तोड़ के दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने वही पाकिस्तान दिया जो वो देना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ जिन्ना साहब, इसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि पार्टीशन की डिमांड और उस पर स्टिक करना कि पार्टीशन ही एक तरीका है इसको हल करने का, जिन्ना साहब का। लेकिन अगर अंग्रेज़ इस डिमांड से खुश ना होते तो उनके पास तो कई तरीके हैं उसको आगे पीछे कर देने के, उन्होंने आखिर में फिर पार्टीशन करवाई। तो रियल पावर ट्रांसफ़र तो अंग्रेज़ों ने की है ना, और अपनी मर्जी से इस तरीके से की है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिन्ना डिमांडेड पार्टीशन, द कांग्रेस अपोज पार्टीशन अंटिल 8 मार्च 1947। इतनी देर तक वो उसे अपोज करते रहे, और फिर भी कहा कि हम सिखों की जो डिमांड है पार्टीशन ऑफ पंजाब को सपोर्ट करते हैं। उस दिन से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस भी पार्टीशन को मान गई। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद अगर अंग्रेज़ ना चाहते कि पार्टीशन होती तो कोई और फार्मूला निकाल लेते, कोई तरीका निकाल लेते। आखिर में उन्होंने पार्टीशन की ये सोच के कि पाकिस्तान उनका जो एक जियो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट है वो सर्व करेगा। और बाद में देखें जो अफगान सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद हुआ है वो तो पाकिस्तान के ज़रिए उन्होंने करवाया ना, तो उनकी लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी पूरी हो गई। हमने आज़ाद हिंदुस्तान में जो नेशनलिस्ट हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं, मार्क्सिस्ट स्कूल के भी हैं, बाद में सबाल्टर्न्स भी आए, सब ने चलिए अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन जो एक लाइन जो कॉमन है वो ये है कि एज अ ट्रेजेडी जो मैंने पहले कहा था, और दूसरा ये कि मैं खुद इरफान साहब से मैंने एक बार बात की, प्रोफेसर इरफान हबीब अलीगढ़ स्कूल वाले, इरफान साहब से मैंने बात की थी। और इरफान साहब क्योंकि उस दौर में वो थे और बहुत दिलचस्प, क्योंकि वो अलीगढ़ में थे, अलीगढ़ तो वो गढ़ माना जाता है पाकिस्तान मूवमेंट का। जी, तो वो बता रहे थे मुझे कि हम बहुत बार इस बात को लेकर के हम गमज़दा हो जाते हैं कि हमारे मुल्क के टुकड़े हो गए, लोग इतने तबाह हो गए, वो चलिए बात मान लेते हैं, लेकिन और अंग्रेज़ों पे ही हम ब्लेम करते हैं सारे लोग कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उन्होंने जो तफरीक पैदा की माशरे में, जिस वजह से धीरे धीरे ये फूट पड़ने लगी, उसके बाद आखिरकार वो उसका अंजाम था वो पार्टीशन। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये तो नहीं कहा था कि आप इतना खून बहाएं अपने लोगों का। बेशक वो खून बहाना जो है, कंस्पिरेसी थ्योरीज अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं था किया, स्वाय पंजाब के गवर्नर ने। सर एवन जेंकिंस ने बार बार जो रिपोर्ट्स लिखी हैं और मैंने कोट किया है कि पंजाब में ब्लड बाथ होगा अगर आप ऐसी पार्टीशन करेंगे पंजाब की जिसमें तीनों कम्युनिटीज़ खुश नहीं हैं। और वो कह रहे थे ख़ास तौर पे सिख जो हैं वो इसको
टूथ एंड नेल अपोज करेंगे, क्योंकि उनके सारे इलाके जो हैं, ननकाना साहब, लाहौर, ये वो तो पाकिस्तान में रह जाएंगे। हाँ जी। तो लेकिन उस ज़माने में एवन जेंकिंस ने कहा था मुझे 20,000 ब्रिटिश ट्रूप्स चाहिए इस पार्टीशन को पीसफुली मॉनिटर करने के लिए। लेकिन वो सारी ब्रिटिश ट्रूप्स वापस चली गई हुई थी। सिर्फ 7-8 हज़ार थी जिनकी ड्यूटी थी कि अगर अंग्रेज़ों पे, गोरों पे हमला हो तब आपने जाके बचाना है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। समझ गए आप? तो वो हुआ ये कि हुआ क्या है कि जिस दिन पार्टीशन पावर ट्रांसफ़र हो गई है, हाँ जी, और 17 अगस्त को रेडक्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ है, तो दोनों तरफ मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रॉन्ग साइड। हमारी तरफ हिंदू सिख थे, उधर मुसलमान थे। उनको फिर दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस ने, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब की, बिल्कुल उन पे हमले होने दिए, ताकि तभी तो मेरी किताब का टाइटल है द पंजाब ब्लडीड मार्च 1947, पार्टीशन व्हेन माउंटबेटन कम्स एंड 3 जून प्लान कम्स, क्लेंस्ड एंड क्लेंस्ड, यानी सफाई कर दी गई। वो फिर 14th, 15th, 17th अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक दोनों तरफ से अनवांटेड माइनॉरिटीज़ को भगा दिया गया। तो मैंने एक डिस्टिंक्शन भी की है कि व्हाट इज़ जेनोसाइड एंड व्हाट इज़ एथनिक क्लेंसिंग। जेनोसाइड है व्हेन यू वांट टू किल अ पीपल, एक लोगों को ही आप खात्मा करना चाहते हैं। एथनिक क्लेंसिंग इज़ जब आप एक इलाके से अनवांटेड माइनॉरिटीज़ को भगाना चाहते हैं। ये एक डिस्टिंक्शन एकेडमिक है, अमलन ये दोनों मिक्स हो जाती हैं जी। तो मेरे ख्याल से पंजाब में जो हुआ वो जेनोसाइड कम है, वो एथनिक क्लेंजिंग ज़्यादा है कि दोनों तरफ से 6 मिलियन वहाँ के मुसलमान इधर आ गए या मारे गए, इधर से 5.5 मिलियन हिंदू और सिख चले गए या मारे गए। और उनकी टोटल जो मारे गए वो 8 लाख से 1 मिलियन है, लेकिन बाकी जो हैं 10 मिलियन क्रॉस कर गए बॉर्डर। तो ये आप जेनोसाइड भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। मैं उसे एथनिक क्लेंजिंग कहता हूँ, यानी रिलीजियस क्लेंजिंग। ठीक है, मगर ये एक एकेडमिक पॉइंट है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। जिस तरह गाजा में भी कभी उसे एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, कभी उसे जेनोसाइड कहते हैं, और दोनों अप्लाई हो जाती हैं कि अगर कोई नहीं जा रहा तो उसे मार मार के ही आप भगाएंगे ना, तो वो जेनोसाइड हो जाता है। ऐसे ही है। प्रोफेसर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर आएँ। लेकिन जाते जाते मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो आपका टॉक है वो है द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये शनिवार 6 सितंबर को सुबह 10:30 बजे ताज पार्क कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, 8580 132nd स्ट्रीट सरी में। साउथ एशियन रिव्यू और पंजाबी वर्जा की जानिब से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमारे सारे सामाईन जो चाहें जाना वहाँ पर बेशक जाएं, और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद से आप मिल भी पाएंगे और किताबें आप साइन करा सकते हैं चाहें तो। और अमेज़ॉन पर किताबें मौजूद हैं, कुछ मॉल्स में कभी कभी किताबें दिख भी जाती हैं, बुक स्टोर्स में, वो उसका भी ध्यान रखिएगा। इंडिगो चैप्टर्स, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, हो सकता है कभी साउथ एशिया सेक्शन में मिल जाए आपको। नहीं तो अमेज़ॉन से तुरंत ही आप डाउनलोड ऑर्डर कर सकते हैं, और वो आपको मिल भी जाएगा जल्दी, ताकि आप प्रोफेसर साहब के साइंस भी आप ले सके। 1-2 दिन में ही वो आ जाएगा। जाते जाते डॉक्टर साहब, आप की नई किताब आ रही है, जिसका मैं बहुत ज़्यादा खुलासा करने के लिए तो नहीं कहूँगा, वो आने के टाइम पे, क्योंकि एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपको लाने का यहाँ पे। लेकिन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज हालात हैं जी, क्या आपको लगता है कि कभी ये जो लकीरें खींच दी गई जी, उसके ऊपर से आवाजाही हो सकेगी लोगों की, जैसे पहले कभी होती थी, पार्टीशन के बाद भी हो रही थी? 65 तक तो शायद पासपोर्ट भी नहीं चाहिए होता था, बाद में उसके बाद लेकिन अब वाजपेयी के टाइम में कोशिश हुई थी, लाहौर बस यात्रा हुई, उसके बाद फिर कारगिल हो गया, उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट हमला हुआ, उसके बाद फिर 26/11 होने के बाद से अब वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। मोदी साहब ने आने के बाद भी कोशिश की थी। वो गए थे जी, गए थे, और एक क्योंकि उनके जो स्वेरिंग इन सेरेमनी में नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था,
मोदी साहब खुद भी गए थे, उनकी शायद बर्थडे था या बेटी की शादी थी, किसी की शादी थी, हाँ, वहाँ पर गए थे वो, और कोशिश तो की थी जी। लेकिन जब भी ऐसी कोशिश होती है, पहलगाम जैसा कुछ हो जाता है या फिर बॉम्बे 26/11 जैसा कुछ हो जाता है, उसके बाद वो पूरा जो है हम बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कभी आने वाले वक्त में, इन द नियर फ्यूचर में भी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन लकीरों के बावजूद मिल सके, जा सके उधर या आ सके? अगर तो मेरे दिल की ख्वाहिश आप कहते हैं तो वो तो मैं चाहता हूँ ज़रूर हो। अगर हकीकत पसंदी देखी जाए तो लगता है दोनों तरफ ऐसी वो एलीट्स हैं जो इस नफ़रत की बुनियाद पे अपनी सियासत करते हैं। तो एकदम शायद इसमें तब्दीली ना आए, लेकिन ये भी याद रखें कि ट्रंप जो हैं वो पहले मोदी को गले मिल रहे थे, अब हमारे जो फील्ड मार्शल है उनको लंच करवा दिया, ये करवा दिया। तो दुनिया की जो अभी तक ये हैं इम्पीरियलिस्ट पावर्स, कभी उनसे हम आज़ाद हो सकें तो शायद एक कदम आगे बढ़े। आजकल जो इंडिया और चाइना की बात हो रही है, अगर ये, मैंने इंडिया में जाके भी कहा है कि अगर आप इन चाइना के साथ अपना बॉर्डर डिस्प्यूट किसी तरीके से रिजॉल्व कर लें तो चाइना और इंडिया की जो है वो हालात बेहतर हो जाएं, तो पाकिस्तान को अपने आप ही उस फ्रेमवर्क में आना पड़ेगा। इसका हल पाकिस्तान इंडिया नहीं है, पाकिस्तान चाइना है। अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस बट टू फॉल इन। तो आप कोशिश कीजिए कि चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन अपनी करें, बॉर्डर अपना कर लें, पाकिस्तान विल कम अलोंग। कोशिश तो हुई है, अब देखिए कितना आगे वो लेके जा सकते हैं मोदी साहब। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आए हमारे स्टूडियो में, आपने जो इज़्ज़त दी हमें, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी इनवाइट करने। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल दोपहर 3 बजे फिर से आपके सामने हाजिर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।